हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुद्रा विनिमय यानी कि बात करें तो जो हमारी मनी होती है उसको एक्सचेंज करने का, ठीक है, यानी अदला बदली समझौता किया है। तो यहाँ पे पहला है नेपाल, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, हालांकि मैंने कल ही इसका राइट आंसर बता दिया था, बट यहाँ पे आप एक बार और समझो, श्रीलंका होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत और श्रीलंका ने हाल ही में 40 करोड़ डॉलर के मुद्रा विनिमय या अदला बदली समझौता किया है। इस समझौते में दोनों पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया था। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने, दैट मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो इसमें पहला 105, दूसरा 110, तीसरा हमारा 120 और चौथा है 101। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 101। उसके बाद व्याख्या की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 101 रक्षा उपकरणों के विदेशी आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। ठीक है, यानी कि कितने, 101 और रक्षा उपकरणों को, सभी को नहीं। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो भी और भी अदर मटेरियल आते हैं विदेशों से, उनको नहीं है, ओनली जो भी रक्षा उपकरण विदेशों से लिए जाते हैं, आयात किए जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, रोक लगा दी गई है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, आयात का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें, मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं, विदेशों से जो चीज़ मंगाते हैं उसे हम आयात कहते हैं। ठीक है, और जो हम यहाँ से अपने यहाँ से दूसरे देश को देते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आयात क्या है और निर्यात क्या है। तो क्या है कि हम लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा विदेशों से बहुत से उपकरण लेते थे, जैसे कि आपको पता है कि अभी राफेल ही लिए हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको लेने के लिए रोक लगा दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे, यानी जो आत्मनिर्भर भारत योजना मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, तो अब ये उपकरण देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें कौन कौन से ऐसे रक्षा उपकरण होंगे, तो वो ही है हमारा आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल और कार्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और LCH रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी, जो कि 5 स्तंभों यानी कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना, जो इसके स्तंभ थे, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था, जो ये 5 इसके आधार स्तंभ थे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। तो इसमें पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत। उसके बाद यदि हम इसके व्याख्या की बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप एक साल के लिए टल गया है। वहीं अगले साल यानी कि हम बात करें तो 2021 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण क्या कर दिया गया था, फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर
साथ ही इसमें क्या किया गया था कि पुरुष जो T20 विश्व कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया था। साल 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में होगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। ठीक है, तो जो 2021 में होना है वो अब कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और जो 2022 में होना है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? तो यहाँ पे हमारा पहला जयपुर, दूसरा है कानपुर, तीसरा दिल्ली और चौथा है पटना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा की, मतलब कि घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके में की थी। ठीक है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 को, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में जो चलाया गया था, हालांकि अफ्रीका में उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था, उसके बाद जो इंडिया में उन्होंने पहला सत्याग्रह यहाँ पे लगाया था या चलाया था, तो वो कौन था, वो हमारा था 1917 की डेट है, जबकि महात्मा गांधी जी के द्वारा हमारे क्या किया गया था, भारत में सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो वहाँ पे हमको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, चंपारण आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जिसके 100 वर्ष पूरे होने के बाद 2017 में वहाँ पे ये जो स्वच्छता का था रखा गया था, लेकिन अब क्या किया गया, फिर से उसका उद्घाटन किया गया जो दिल्ली में बना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो यहाँ पे पहला कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा असम, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर क्या हुआ, लगभग 50 फीट गहराई, मतलब गहरी खाई में जा गिरा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि केरल के सीएम वर्तमान समय में कौन है, पिनरई विजयन है। तो उन्होंने क्या किया है कि विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सरकार है वो क्या कर रही है, जो केरल की सरकार है, जितने भी हादसे में ख़त्म हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, 190 लोग में 18 लोगों की ही मृत्यु हुई है, जिसमें से और जो लोग बचे हुए हैं वो काफ़ी बुरी तरह से घायल है, क्योंकि जो प्लेन था वो 3 टुकड़ों में टूट गया था। ठीक है, यानी कि बिखर गया था। वहाँ पे आपको टीवी में बहुत चर्चित था वो, जिस दिन ये हादसा हुआ था, काफ़ी मतलब दर्दनाक ये हादसा की बात करें तो था। ठीक है, आप में से शायद किसी लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे उसमें दिखा रहा था कि जो प्लेन थी कैसे खाई में गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो पिनरई विजयन जी हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए जितने भी प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको क्या कर दिया है, मुआवजा देने की बात की है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? इसमें हमारा पहला है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, दूसरा प्रोफेसर राहुल त्यागी, तीसरा प्रोफेसर विक्रम सचदेवा और चौथा है हमारा प्रोफेसर अरुण अग्रवाल। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 22 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि बात करें तो यूपीएससी के सदस्य बने थे।
उन्हें यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संघ लोक सेवा आयोग देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जोशी जी हैं वो इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि बात करें तो राज्य लोक सेवा के, आपको पता है कि हमारे संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही वर्णन है, और हम सभी लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस सभी का सपना होता है। तो यहाँ पे इनके अध्यक्ष हाल फिलहाल में अभी कौन चुने गए, पहले कौन थे, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि उनकी जगह किसने ली है। ठीक है, पहले थे अरविंद सक्सेना जी, उसके बाद अब इनकी जगह ले ली है प्रदीप कुमार जोशी जी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इग्नोर बहुत करते हो यार, गूगल पे सर्च कर लिया करो, सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। मैं ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, और पूछती बस इसलिए हूँ ताकि थोड़ी बहुत आप लोग मेहनत करो। ठीक है, और इसीलिए मैं पूछती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का जो भी है हमारा, वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, वो आपको बताना है कि ये अखिल भारतीय सेवा आयोग जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है संविधान में। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पहला बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का जो शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। यह सभी कक्षा की बच्चों के लिए व्यवस्था होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जानने की है, जो है उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, मैंने एक दिन आपको सॉल्व कराया था, और ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है जिस पे हम नोटिस नहीं करते हैं, वही हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहीं पे भी नोट कर लो कि उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री या उप राज्यपाल, इनका क्या है, संविधान में कहीं भी वर्णन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का सिर्फ संविधान में वर्णन है, राष्ट्रपति के बाद कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अदरवाइज यहाँ पे ये जो उप मुख्यमंत्री हो गए, उप प्रधानमंत्री, इनका संविधानिक ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में, आपको याद रखना पड़ेगा कि उप मुख्यमंत्री का पद क्या है, एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया। तो यहाँ पे पहला 3 लाख करोड़ रुपए, दूसरा है 1 लाख करोड़ रुपए, तीसरा हमारा 4 लाख करोड़ रुपए, चौथा है 5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद यदि इसकी व्याख्या की बात तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना यानी कि पीएम किसान निधि स्कीम के तहत धन की 6ठी किस्त जारी की। केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच किसानों की बड़ी राहत दी है। इस योजना की अवधि बीते वर्ष होगा। तो क्या हुआ कि इस योजना की जो अवधि थी बीते वर्ष 2020 से 2029 होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत 6ठी किस्त भी जारी की है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पे पहला
महिंदा राजपक्षे और दूसरा हमारा राणा सिंघे प्रेमदास, तीसरा हमारा गोदवाया राजपक्षे और चौथा हमारा रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रीलंका पीपल्स पार्टी यानी कि SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। ठीक है, ये बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी उपलब्धि है कि चौथी बार देश का प्रधानमंत्री वो बने। ठीक है, अपने भारत में अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोदवाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 59.9% रहा। महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब एक दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो वो पहले देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अब क्या है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन यानी कि ITER के सत्र का आयोजन हाल ही में किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका में या चीन में, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन यानी कि ITER के सत्र का आयोजन फ्रांस में हाल ही में किया गया था। इस संगठन के सत्र के अवसर पर फ्रांस में एक भव्य आयोजन किया गया था। इस आयोजन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया था। इस सत्र में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कि RBI ने तनावग्रस्त लोन को बिना NPA घोषित किए उनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो यहाँ पे पहला है अश्विन पारेख, दूसरा है हमारा KV कामत और तीसरा हमारा TN मनोहरन और चौथा है हमारा दिवाकर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा KV कामत जी। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि RBI ने तनावग्रस्त लोन को बिना NPA घोषित किए उनकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है। KV कामत को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो जो ये रिस्ट्रक्चरिंग का एक्सपर्ट समिति गठन की गई है तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? KV कामत जी को बनाया गया है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग यानी कि CAG ने हाल ही में शपथ ली है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमारा पहला है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां CAG नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। और तीसरा हमारा है संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट ही कल का ही क्वेश्चन है। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से यदि नहीं बनता तो कल का पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझाया है कि यहाँ पे आपको समझना क्या है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको आंसर बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा ऑप्शन क्या है हमारा कि केवल 1, केवल 2 या कि 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो यहाँ पे बताया मतलब आपको बताना है कि केवल एक स्टेटमेंट राइट है या दोनों स्टेटमेंट राइट है या कि 1, 2, 3 या कि 1, 3। तो जो भी है आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर बताना। जो लोग यदि रेगुलर वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ यार आप लोग बताया करो आंसर कि क्या होगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग जो देख रहे हो थोड़ा अच्छे से देख रहे हो, मीन्स टाइम पास नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से देख रहे हो कि हाँ इसमें कुछ ज्ञान की बातें बताई जा रही है जो कि हमको गेन करनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई आशा के साथ कि आप सभी लोग ज़रूर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है।